एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण थुकराल साहब, एमडी और सीईओ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। थुकराल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू बन रहा है सर इस समय मार्केट पर आपका? ग्लोबल मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल है। हाँ, ग्लोबल मार्केट की तरफ ध्यान देने का अभी टाइम है, बिकॉज हमने जो देखा है पिछले कुछ दिनों में, ये ग्लोबल स्टोरी आफ्टर द बजट, पहले तो लग रहा था कि बजट में जो LTCG आया उसकी वजह से हुआ, बट फाइनली हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो भी लिक्विडिटी टाइट होगी, जैसे अभी मिड मार्च में जो फेड है, और अभी आज शायद CPI इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है जो कि 2% के ऊपर अगर हुआ, जो पिछले 3 बार से शायद 2% के ऊपर आ रहा है, तो फाइनली उनका जो कंफर्ट है यूएस का, अगर 2% के ऊपर इन्फ्लेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट जो राइज है दैट मे बी फास्टर जी, तो वो एक डर रहेगा बाजार को और थोड़े से जिटर्स आएंगे। इसके अलावा अभी यूरोप में भी जो QE है वो बाय सितंबर 18 खत्म होने वाला है, तो शायद फिर टेपरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब ग्लोबल लिक्विडिटी जो निकल रहा है उसका कहीं ना कहीं असर इंडिया पर पड़ेगा, और वही उसी वजह से बाजार बीच बीच में जिटरी हो जाता है। तो FIIs ऐसे भी हमारी कोई खास मदद कर नहीं रहे थे। 2017 तो ऐसे ही गया, 2018 में थोड़ा आना शुरू हुआ था, वो फिर से निकलने लगा है इन सारी चीजों के चलते, लेकिन फोकस तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर है, उनके साथ आप भी डील करते हैं। तो इस गिरावट में, जबकि मिड कैप्स में तो हमने इंडेक्स के अंदर ही स्मॉल कैप इंडेक्स में 15% तक की गिरावट देख ली, निफ्टी 8% गिरा, क्या घरेलू निवेशक इसको एक मौके की तरह देख रहे हैं या उनका कॉन्फिडेंस हिला है? देखिए, लास्ट ईयर बहुत अच्छा पैसा मिला, DII जो कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा बहुत अच्छा आया, और वो पिछले 3 साल से अगर देखें तो FII का जो है वो कम हो रहा है शेयर, और 14, 15 और 16, 2014, 2015, 2016 में जो रिटेल इन्वेस्टर का लास्ट ईयर तो 1 लाख करोड़ के ऊपर आया, और अब जो रफली जो SIP बुक बन गया है वो कुछ 6,000 करोड़ से ज्यादा होता है, रफली आप 1 बिलियन आप पकड़ लीजिए। इसके अलावा जो EPFO अगर उनका सेंक्शन 15% से 25% हुआ तो वो भी कुछ 50,000 करोड़ इस साल आ सकता है। और FII भी इन बिटवीन ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज FIIs को भी ये देखना है कि ग्रोथ कहां पे है। अगर ग्रोथ इंडिया में है तो सूनर और लेटर मनी विल चेज ग्रोथ, तो यहां पैसा आएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया इज अंडर इन्वेस्टेड। हमारे यहाँ 4% या 5% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में। तो ये जो जिटर्स आएंगे, ये जो बीच बीच में मैं बोलता हूँ सेल लगेगी, ऐसे सेल में जाके आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहनी चाहिए, बस क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी सेक्टर्स में आप जाइए। बिल्कुल, तो सेल लगी हुई है, अच्छे शेयर खरीदिए सर। एक सेक्टर जिसके लिए आज बहुत खराब खबर है, और देखिए बाजार में इससे अच्छे संकेत हो नहीं सकते थे आज, लेकिन एक खबर ने बाजार का पूरा मूड खराब कर दिया। वो है RBI ने जो नए नियम NPS पे जारी किए हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी है 125 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर खुला था, और 125 पॉइंट की गिरावट, यानी ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और कभी भी निफ्टी भी देखिए अब लाल निशान में आने वाला है। शॉर्ट टर्म दिक्कत की बात हो सकती है क्या PSU बैंक्स के लिए, और PSU बैंक्स को फिर क्या अवॉइड लिस्ट में इस समय रखना चाहिए जब तक अब नतीजे ना आ जाए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो पैसा देने की बात कही थी वो सारा का सारा पैसा तो दरअसल ये करती है प्रोविजनिंग कर लेंगी अगर इसी नियम को इनको फॉलो करना है। तो आपका क्या व्यू बन रहा है? आपने RBI के नियमों को किस तरह से रीड किया? हेमंत सही कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म पेन है, अगर शॉर्ट टर्म पेन है बट लॉन्ग टर्म गेन है। जी हाँ। बट जैसा कि आपने कहा कि एज ऑफ नाउ तो PSU बैंक जो है थोड़े से लग रहे हैं कि हमें कॉशियस होना चाहिए कि एक बार ये जो थोड़ा पेन निकल जाए कहीं ना कहीं वापस एक लेवल पे पकड़ लेंगे। बट अगर आप गाइडलाइंस देखें तो ये एंड टू एंड गाइडलाइंस है, ये बहुत पॉजिटिव है इन द सेंस कि अब वीकली बेसिस पे जैसे आपको रिपोर्ट करना है या इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी जैसे उसको देखेंगी, तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दिस होल NPA बिजनेस। तो ये अगर हेल्दी प्रोसेस है, जैसे बोलते हैं डिटॉक्सिंग, ये एक बार ये हो जाएगा तो जो उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज बनेंगी वो अच्छी बनेंगी। तो मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ आप अवॉइड कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पिक्चर सामने आएगी वो रियल पिक्चर दिखा करेगी। तो इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से करीब 25,650 के आसपास का ट्रिगर पॉइंट था, जो कि टूटने के बाद आप देखिए 50-60 बल्कि 70 पॉइंट की गिरावट बहुत ही तेजी से कुछ मिनटों के अंदर आई। अगर हम आपको निफ्टी बैंक का चार्ट दिखा पाए, और 25,500 के आसपास के लेवल की बात दरअसल आशीष सुबह कर रहे थे, और उसी तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, इस वक्त निफ्टी बैंक पे अगर एक अपडेट लेना हो ट्रेडिंग के नजरिए से, क्या कहेंगे?
जैसे मैं कह रहे थे 25,500 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और उन लेवल्स को अगर से हम ब्रेक नहीं करते तो मुझे लगता है उन लेवल्स के आसपास एक स्टेबिलिटी हमें आते हुए देखने को मिलेगी, और एक थोड़ी गिरावट का इसमें बना हुआ है ट्रेंड, पर मुझे लगता है 25,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 25,500 यानी यहाँ से करीब करीब 70 अंक नीचे और गुंजाइश है। तो ध्यान रखिएगा, पीएसयू बैंक्स तो मूड खराब कर ही रहे थे, और अब जो लोग कह रहे हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी, देखिए नियम तो दोनों के लिए हैं जो आरबीआई ने पेश किए हैं, तो इनको भी आगे चलकर प्रोविजनिंग तो करनी ही पड़ेगी, और ये दिक्कत की बात तो हो सकती है, और इसीलिए पीएसयू बैंक में इंडेक्स नीचे, हालांकि वो ज्यादा नीचे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी कमजोरी थोड़ी सी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। तो सर हाँ प्रदीप, आप कुछ कह रहे हैं कि नहीं? ओके सर, ये बताइए फिर अब अच्छे शेयर कैसे चुने जाएं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि डेट वाली कंपनियां तो इस शिकंजे में फंसने वाली हैं और उनके लिए भी मुश्किल का समय होने वाला है। क्या पैरामीटर्स आप देख रहे हैं, और शेयर अगर खरीदने हो तो कौन से खरीदेंगे? तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा एक्सेस सिक्योरिटीज का व्यू है कि ऑटो एंसिलरीज एक स्पेस है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑटो एंसिलरीज इसीलिए बिकॉज जो ऑटो एंसिलरीज कंपनी है वो न केवल लिस्टेड कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, बल्कि जो अनलिस्टेड प्लेयर जिन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप किया उनको भी सप्लाई करते हैं, और उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी ज्यादा है। जो पहले फाइनली मेजर एक्सपोर्ट्स जो होते थे आईटी और फार्मा में, वो अभी ऑटो एंसिलरीज कंपनीज भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो इसमें ये एक सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो बहुत ज्यादा डेट वाली कंपनीज, जैसे कि आपने कहा, ऑब्वियसली उनको अवॉइड करना है, बट जो लाइट बैलेंस शीट वाली कंपनीज हैं, जो ईपीसी प्लेयर जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है, और काफी सारे जो सैंक्शन भी किया है 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने इस साल बजट में, और इफ द कंट्री हैज टू इंप्रूव, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी वर्ल्ड क्लास। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल, बिकॉज इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो भी धीरे धीरे वो $2,000 के आसपास एक बार पहुंचेगा, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो फिर मल्टीप्लाई होता है। तो ये सब स्पेसेस है। और जो थोड़ा सा और आगे जाएं तो टेक्सटाइल और केमिकल, ये 2 सेक्टर है, बिकॉज इसमें हम कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। पहले जो चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, बट वहां क्योंकि वेजेस बहुत बढ़ गई है, उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट सब बढ़ेंगे, तो ये 2 सेक्टर और हैं। तो ये सब चीजों में है। और अभी एनबीएफसीज ने भी कोई अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, और ये जो पीएसयू बैंक का पेन है, शायद अभी एनबीएफसीज को इसका थोड़ा फायदा भी होने वाला है। इवन एचडीएफसी के अगर आप रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए, इवन इफ यू एक्सक्लूड द एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का जो वन टाइम का उनका जो गेन था, उसके बावजूद उनका जो ईयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छा किया है। तो एनबीएफसीज भी कुछ अच्छी रहेंगी। और हाउसिंग रिलेटेड थीम्स, हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनीज, जैसे सैनिटरी वेयर होता है, प्लम्बिंग होता है, या जो भी चीजें एक हाउस में जरूरत पड़ती है, वो सब कंपनीज, टाइल्स कंपनीज, उनको फायदा होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं जो अरुण जी को पसंद है, इन पर हम लौट कर वापस आते हैं। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अब लाल निशान में आ चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स अभी भी हालांकि 45 पॉइंट ऊपर है, पर मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें, जब बाजार खुला था तो करीबन 80% स्टॉक पॉजिटिव में थे। इस वक्त वो रेशियो काफी हद तक कमजोर हुआ है। हालांकि अभी बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद अधिक है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप पे उस तरह का दबाव नहीं है जैसा कि दिग्गज शेयरों पे। बिल्कुल, तो बाजार ये भी डर रहा है कि देखिए पीएसयू बैंकों ने तो काफी सफाई कर ली है, और अब उनको और सफाई करनी पड़ेगी, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत सारे रीस्ट्रक्चर करते थे और नियमों के हिसाब से रीस्ट्रक्चर करते थे। S4A, SDR, 525 कई स्कीमों के तहत अब शायद उनके ऊपर दिक्कत पड़ सकती है। ये डर है कहीं ना कहीं बाजार में, जिन लोगों से हमने बात करी इस खबर के आने के बाद। और इंटरेस्टिंग बात है ये देखिए, आपकी एक्सिस बैंक ऊपर के हाई से करीब 1.5% गिरा है, जस्टिफाइबल है। आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.25 से 1.5% गिरा है, ये भी ठीक है, कॉर्पोरेट बैंक है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक भी करीब 1.25% गिरा है, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि तो सेफ है, क्योंकि ये रिटेल फोकस बैंक है। इंडसइंड बैंक कंप्लीटली रिटेल फोकस है, दरअसल बास्केट भी 1% गिरा है। इसका मतलब ये जो बेच रहे हैं बैंक पे एक रिकवरी के बाद हम दरअसल यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड देख रहे हैं, और 25,500 के आसपास, जैसे कि आशीष कह रहे थे कि अगर वहां तक जाने का व्यू है तो आप पूरे इस सेगमेंट पर बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। बैंक बागले साहब ने ढूंढा है इसी दौरान, जो कह रहे बेचना चाहिए। बागले साहब बताइए क्या बेचेंगे इस समय? पीएसयू बैंक हेमंत क्यू आप इसे लिया, शायद प्रदीप ने या हर्षदा ने कहा था, बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, नतीजे खराब थे, नतीजे खराब थे। उसमें ओपन इंटरेस्ट नंबर 3 पे है, 138.50, 138.70। आप एक ₹2 के स्टॉप लॉस से बेचिए। नीचे में 132, 133, आपको 5 से 6 रुपए मिलने चाहिए आज और कल तक। और दूसरा फॉलोड बाय पीएनबी, मैंने कहा था 152 टूटने के बाद बेचिए, वो एग्जैक्टली 152 टच होकर बाउंस बैक हुआ है। अभी भी मैं कहता हूँ अगर 152 टूटता है तो एक 7-8 रुपए मिलेंगे, तो सेकंड होगा पीएनबी, लेकिन 152 के
नीचे। आज इनफैक्ट पहला स्टॉक आपसे जो पूछा था वो पीएनबी पूछा था, और पीएनबी में तेज गिरावट देखने को मिली, और सीएनबीसी आवाज की खबर के ऊपर भी कि अब सीबीआई जांच कर सकती है ये जो मामले गड़बड़ी के पाए गए हैं। तो ये दो बैंक हैं जो रडार पर आए। सिमी, आपको भी कोई पीएसयू बैंक वीक लगता है इस समय? क्या आधा घंटा भी देखिए बाजार टिक नहीं पाया ऊपर, ये एनपीए की खबर जो निकल कर आई इसका असर देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा कमजोर है। चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है, कौन सा बैंक वीक है? हेमंत, मुझे पीएनबी में के बारे में मैंने पहले भी बताया था, पीएनबी मुझे वीक लग रहा था। इनफैक्ट 155-56 के नीचे मेंटेन कर रहा है, मतलब इसमें वीकनेस आ सकता है। हालांकि इंट्राडे का चार्ट अभी उतना वीक नहीं है क्योंकि 152 के आसपास एक लो बना के ये ऊपर आया है, पर अगर यहाँ से बहुत ज्यादा जबरदस्त बाइंग नहीं आता है तो मुझे लगता है कि पीएनबी शायद वापस एक डे लो टेस्ट करेगा, इनफैक्ट उसको तोड़ भी सकता है। और मैंने पहले भी बताया था कि 151 का सपोर्ट अगर ये तोड़ देता है तो ये 146, 47, 45 के आसपास भी जा सकता है। तो मुझे यही वॉच करना है। मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश वीकनेस है। और दूसरा जो मैं स्टेट बैंक के बारे में भी बताऊंगी कि स्टेट बैंक भी 295 से 300 का रेंज जो तोड़ दिया है, तो इसका भी सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक हो चुका है। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका 280 के आसपास ही होता है। 280 का लेवल अगर टूट गया तब ना जाने क्या होगा, पर पहले दोनों ही एटलीस्ट जो पीएसयू बैंक में जो मेजर बैंक है एसबीआई और पीएनबी, दोनों का ही सेंटिमेंट वीक है, और यही सेंटिमेंट बैंक निफ्टी को असर दे रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट अच्छा था। आशीष ने जो बताया कि 25,500 के आसपास सपोर्ट है, मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे इनफैक्ट 25,600 के ऊपर ही बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा था, अब सेंटिमेंट में ये नीचे आ गया है। अगर 25,500 का लेवल होल्ड होता है हेमंत, तो मैं बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसका टारगेट 850 से 900 का भी हो सकता है। इनफैक्ट इस मूव में बैंक निफ्टी 26,000 का लेवल भी क्रॉस करेगा ऐसा लगता है, पर 25,500 का जो लेवल जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो होल्ड करना बहुत जरूरी है। मैं वॉच करूंगी। फिलहाल तो वीकनेस है, पर करंट लेवल पर शॉर्ट जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है इंट्राडे में। अच्छा जी, आपको भी कोई पीएसयू बैंक वीक नजर आ रहा है क्या? हेमंत, देखिए पूरी बास्केट ही वीक है, और कैनरा बैंक भी एक स्टॉक है जहां पे अभी हम देख रहे हैं 4% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो चुका है, 2% प्राइस करेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस इसके अंदर बन सकती है। 310 तक की डाउनसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जैसे संदीप जी कह रहे थे, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी इनके अंदर भी एक गिरावट का माहौल है। तो मुझे लगता है अगर से बाजार में कोई सेफ शॉर्ट्स है तो शायद वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ओके, इस बीच सेंसेक्स हालांकि नेगेटिव है, निफ्टी को कुछ मदद मिली है, मिड कैप इंडेक्स भी कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप्स में काफी फोकस है इनफैक्ट। अब देखिए आईटीआई 9% ऊपर आ चुका है, और इस पर हमने पहले चर्चा की। रिलायंस कम्युनिकेशंस पे उछाल 5-5.5% का, वी गार्ड पे चर्चा हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन में देखिए इसलिए कि बॉन्ड होल्डर्स के साथ ये बैठक करने वाले हैं 6 मार्च को लंदन में, और ये वहां से मंजूरी लेकर आएंगे ताकि अपने एसेट्स बेच सकें। तो बाजार उस खबर को लेकर थोड़ा उत्साहित है, इसलिए आपको में तेजी आज के सत्र में। मुझे याद आता है पिछले सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर खरीदारी की राय भी आपको दी थी, तो अगर आप वहां से एक तेजी की पोजीशन बनाए हुए हैं तो आपको जरूर यहाँ मदद मिलेगी। रिलायंस कम्युनिकेशन से एक फेवरेट स्टॉक हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से, फर्स्ट सोर्स, एलटी फूड, जैन इरिगेशन, कुछ और स्टॉक्स जिनकी हमने बात की, इन सभी में अच्छे वॉल्यूम के साथ फिलहाल तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो पीएसयू बैंक्स के लिए अगर दिक्कत की बात होगी, जो इनको पैसा मिलना था, अब वो ये एनपीए के प्रोविजनिंग वगैरह ही करेंगे, तो फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर शायद बाजार तेजी की बात कर रहा है। और आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। डीएचएफएल बागले साहब के रडार पर आया है। डीएचएफएल में कितनी तेजी और हो सकती है बागले साहब, बताइए। प्रदीप का आई थिंक पहला स्पॉट था, अगर मैं सही हूं तो। आशीष की एक कॉल भी है। हाँ, आशीष की कॉल, मुझे उसमें मोमेंटम दिखता है, और अभी शुरुआत हुई है। करंट भाव है लगभग 546, 539 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 560, 562 तक के मुझे अपसाइड दिखता है, कम से कम 2.5 से 3% अपसाइड, और ये इंट्राडे कॉल होगा। आशीष जी, आपका आज का टारगेट क्या था ये बताइए, और नया स्टॉप लॉस बताइए क्योंकि शेयर तो भागता जा रहा है। जी देखिए, मुझे लगता है जहां से टूटा था वो था 570 के लेवल्स, तो एटलीस्ट उसको टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो 570 के लेवल्स के टारगेट हमने दिए थे, और अगर से अब आपको पोजीशन फ्रेश लेवल पे लेना तो 535 स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना पड़ेगा। सीएनबीसी आवाज का डबल जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है, तो एक बार नहीं 2 बार रिकमेंड किया गया है, और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पर से आपको कैसी लगती है ये बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में तो उनको इमीडिएट बेनिफिट ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यू आरबीआई रूल्स, बट अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में अभी अगले 1 साल में 1 करोड़ घर बनाने हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खासकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है वो तो बहुत फायदे में रहेंगी। और ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है
बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री वेयर 130 करोड़ पीपल आर देयर, तो हाउसेस का डिमांड तो यहाँ रहने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हाउसिंग और उसके आसपास हाउसिंग फाइनेंस के अलावा हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी जो मैं बोलता हूँ, ये सब होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट, होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट। और अगर आप देखें, क्योंकि अभी इनकी अर्निंग्स भी जो है रिवर्स हो रही है, HDFC का जैसे आपने रिजल्ट देखा, इवन ओवरऑल जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग अभी रिवर्सल आ रहा है, तो ये एक सेक्टर जो है ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और आगे जाके इसमें बने रहें। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये स्टोरी चलने वाली है। एनबीएफसीज की इनफैक्ट इन जनरल थोड़ी डी रेटिंग हमने देखी है क्रॉस सेगमेंट्स, और उसकी वजह ये कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं, क्योंकि ये कंपनीज मार्केट बॉर्डरिंग पे बहुत डिपेंड रहती हैं। बैंक की तरह यहाँ पे लोग सेविंग बैंक और करंट अकाउंट नहीं खुलवाते, तो वो जो डिसएडवांटेज है, क्या आपको लगता है कि अब इस प्राइस पे वो फैक्टर्ड इन है या आप इंतजार करेंगे गिरावट में लेने का? देखिए, बीच में ऐसा हुआ था 1-2 महीने पहले ये बहुत महंगी हो गई थी, उसके बाद हमने करेक्शन देखा, जो जब अब एक तरह से जब मिड कैप का करेक्शन आया था तब साथ में एक एनबीएफसीज का भी करेक्शन आया था, तो अब जो लेवल आ गया है वो थोड़ा सा फिर से अट्रैक्टिव है। और अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस साल बहुत सारे जिटर्स आएंगे, इस साल जो है वो सेल ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बोला यूएस फेड, अभी तो क्रूड का भी अभी पॉजिटिव साइड शुरू हो गया, अगर आप देखें तो अब क्रूड 60 के आसपास आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये जिटर कम हो गया है। बट कहीं ना कोई जिटर अगर आता है नेक्स्ट टाइम, जब वॉलेटिलिटी आती है, तब ये कंपनी थोड़ी और सस्ती मिल सकती है। बट मैं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में अगर बात करूं तो उनको मार्केट टाइम नहीं करना चाहिए, अगर उनके पास अभी पैसा है तो उनको अभी लेना चाहिए और एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, दैट इज व्हाट वी ऑलवेज एडवाइज, तो यहां से वो स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए। ठीक बात है। आप देखिए, आज यही वो पॉकेट है फाइनेंशियल सेगमेंट में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कैनफिन होम्स देखिए 2.5% ऊपर, डीएचएफएल की हमने बात करी, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग देखिए, यहां पर बढ़त देखी जा रही है। तो ये पूरा का पूरा पॉकेट आज आउट परफॉर्म करता हुआ। जीआईसी हाउसिंग देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं, एलआईसी हाउसिंग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। सिमी, इन सब में सबसे बढ़िया बताइए, आपको क्या लगता है, डीएचएफएल अच्छा है या कोई और भी आपको शेयर पसंद है? इनफैक्ट मेरे पसंदीदा स्टॉक भी डीएचएफएल ही है। मुझे लगता है कि इसमें इंट्राडे या शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं रखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक पोर्टफोलियो में उठाने जैसा जगह पे ये स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे डिलीवरी बाय पोर्टफोलियो बेस्ड होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म कॉल मैं नहीं दे सकती। मुझे ये स्टॉक बेहद पसंद है, बहुत ऊपर चढ़ गया था, अभी ये नीचे आ चुका है इंडेक्स के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदारी करना चाहिए। रहा सवाल एलआईसी हाउसिंग के, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी लास्ट वीक को देखा गया था और मुझे लगता है कि अभी ये छोटा सा एक रिवर्सल दे सकता है, जिसका टारगेट 540 से 555 का हो सकता है। लास्ट वीक मैंने इसमें कॉल भी जनरेट किया था, उसका टारगेट भी आ रहा है, तो मुझे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। 510 का नजरिया सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 540 से 555 का टारगेट ये हासिल कर सकता है। पर डीएचएफएल में पोजिशनल पोर्टफोलियो बाइंग, उसमें कोई शॉर्ट टर्म कॉल नहीं है मेरा। कैनफिन बावलिया साहब शायद देख रहे होंगे। हाँ, वो लिख भी रहे हैं। सर बता दो। ट्यूनिंग मैच होने लगी। ऐसे हमने आपने कहा और प्रदीप ने कहा, तीनों ने। तो सर बता दीजिए, क्योंकि सेक्टर यही चल रहा है। अरुण जी ने जो स्पेस की बात की, आई थिंक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ये वैसे ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, तो इसमें ज्यादा बेटर मैं समझता हूँ कि पोजिशनल व्यू ले ले। मुझे 560 तक के अपसाइड से 2 से 3 हफ्ते का व्यू बैठता है। अगर किसी को 2 से 3 दिन का व्यू लेना है तो 525 530 तक जा सकता है। करंटली 511 है, अब 504 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ओके, तो ये ट्रेडिंग आइडिया आपके लिए आते हुए कैनफिन होम्स, जहां पर मोमेंटम इस वक्त जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बावलिया साहब कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा नजरिया रखिए। टुकराल साहब, काफी सारे मिड कैप आइडियाज की आपने बात की, अलग अलग पॉकेट्स आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ओवरऑल जब आप मार्केट की बात करते हैं, जो नतीजे अब तक आए हैं निफ्टी स्टॉक्स के, उनकी अर्निंग्स तो सिंगल डिजिट में ही है, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को ये कह रहे हैं कि इस समय मिड कैप्स में करेक्शन अच्छा हो चुका है, अब ये इन पॉकेट्स के अंदर आप एंट्री लें? हाँ, सही कह रहे हैं आप। निफ्टी की अर्निंग सिंगल डिजिट हो सकती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल अर्निंग देखें तो Q1 में -4% था YOY, Q2 में 10% था और Q3 में 16% आया, जो अभी तक रिजल्ट आया ओवरऑल। आई एम नॉट सेइंग अबाउट लार्ज कैप। तो इसका मतलब यह है कि जो मिड कैप के नतीजे हैं वो काफी अच्छे आए हैं। तो यही हम लोगों को कह रहे हैं कि क्वालिटी मिड कैप में जाइए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यही जो मिड कैप है यही लार्ज कैप होने वाले हैं। जो बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं, ऑब्वियसली देयर आर गुड पिक्स इन द लार्ज कैप स्पेस ऑल्सो, बट क्योंकि हम एक्सेस सिक्योरिटीज में हमारे पास बहुत सारे मिड कैप आइडियाज होते हैं और मिड कैप सेक्टर होते हैं, और आज की ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, और जैसे मैंने बोला कि ऑटो एंसिलरीज में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, इंफ्रा में काफी सारे मिड कैप प्लेयर्स हैं, और इवन द रूरल सेक्टर्स में भी 1 या 2 प्लेयर्स हम जैसे बात करते हैं। तो
मिड कैप की तरफ ध्यान जरूर रखें और अभी जो करेक्शन आ गया है पिछले 1-2 महीने में, इसका फायदा उठाएं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर के पास जब पैसा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसको सिर्फ ऐड करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो ये मिड कैप स्टोरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छी चलने वाली है। बिल्कुल, तो ये मिड कैप स्टॉक्स आपको अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ रहिए, ये कह रहे हैं अरुण जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वागले साहब, सिमी जी, आशीष जी, आप सबका धन्यवाद आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए। बाजार पर